हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में हमने सीखा था कि प्राइस का कीमत का निर्धारण कैसे होता है और ये किस प्रकार भिन्न होता है किससे कीमत से। फिर हमने इसके महत्व के बारे में डिस्कस करा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मूल्य निर्धारण के उद्देश्य को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उत्पाद का मूल्य जब निर्धारण किया जाता है तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। तो हमने पार्ट 1 में ये सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करा था। तो पार्ट 2 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें हमारा स्टार्ट होता है। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें, क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है या बिजनेस स्टडीज़ जो होती है वो हमेशा सीरीज़ वाइज होती है। अगर आपने पहले की चीज़ों को नहीं पढ़ा है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आपको आगे का बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरी भी अदर्स वीडियोज़ को देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि मूल्य निर्धारण की विभिन्न विधियों की विवेचना करनी है। डिस्कस द वेरियस प्राइसिंग मेथड। तो मूल्य निर्धारण की विधियाँ, मूल्य निर्धारण की विभिन्न विधियाँ हैं जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार है। पहली जो हमारी विधि है वो है लागत आधारित विधियाँ, कॉस्ट बाइज्ड मेथड्स। मूल्य निर्धारण की लागत आधारित विधियाँ निम्नानुसार हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लागत आधारित विधियाँ। तो इसके अंदर सबसे पहली आती है लागत वर्धन विधि, कॉस्ट प्लस मेथड। तो इस कॉस्ट प्लस मेथड वाली विधि में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस विधि में जो उत्पाद की कीमत होती है उसको निर्धारित करने के लिए उत्पाद की प्रति इकाई को लागत में अपेक्षित लाभ की निश्चित राशि को जोड़ दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मान लो अगर एक फ़ोन बना, तो जब वो फ़ोन बना होगा तो वो जितने में भी बना होगा, मतलब उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो रिक्वायर्ड मटेरियल जितने भी पैसों में आया होगा वो तो उसका प्राइस है ही, बट उसके साथ जो भी हमें लाभ कमाना होता है, जो उत्पादक को लाभ कमाना होता है वो उसमें वो लाभ जोड़ देता है। तो उसको बोलते हैं लागत वर्धन विधि। सो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो इसका लाभ क्या है इस विधि का, ये विधि सरल है और समझने योग्य है। इसमें लाभ की राशि क्या रहती है, सुनिश्चित रहती है, क्योंकि पहले से डिसाइड हो जाता है, क्योंकि उत्पादक को पता है मुझे इतना लाभ अर्जित करना है। यह विधि सामाजिक दृष्टि से भी उचित है, क्योंकि ये सभी प्रकार के उत्पादों का समान विधि से मूल्य निर्धारित करती है। इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये वाली बात भी अच्छी है इसकी। इसके बारे में ये परिवर्तनशील दशाओं में भी उपयुक्त रहती है। ये भी इस वाली विधि की एक खासियत है। अब इसके कुछ नुकसान भी है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके दोष हैं। ये विधि मांग और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान नहीं देती है, मतलब ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या मांग है, मतलब मार्केट में क्या डिमांड है, उनको क्या चाहिए। इनको सिर्फ अपने लाभ से मतलब होता है कि हमें इतना लाभ अर्जित करना है तो करना जैसे तैसे। ना ही ये कंपटीशन पर ध्यान देते हैं। ये विधि उत्पाद की सीमांत लागत को भी ध्यान में नहीं रखती है। तो ये भी एक दोष है। ये विधि नए उत्पादों के मूल्य निर्धारण के सर्वथा अनुप्रयुक्त है। तो ये जो नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनके मूल्य का जो निर्धारण किया जाता है उनके ये बिल्कुल विरोध में है, उनके लिए मतलब बिल्कुल काम की नहीं है विधि। तो हम सेकंड वाले की तरफ चलते हैं, मार्कअप विधि। मार्कअप विधि में क्या होता है, मार्कअप विधि अपेक्षित प्रतिशत लाभ विधि के अंतर्गत विक्रय राशि की एक निर्धारित प्रतिशत राशि उत्पाद की प्रति इकाई लागत में जोड़ दी जाती है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारा बना था उसमें हम जो जब हम सेल्स करेंगे तो उसके बाद वाली जो राशि होती है और हम या जो हम लाभ कमाना चाहते हैं उसको जोड़ दिया जाता है। इसका फॉर्मूला हमारा है कि विक्रय मूल्य बराबर में औसत प्रति इकाई लागत 1 माइनस में अपेक्षित मार्कअप का प्रतिशत। इंग्लिश में हमारा, अगर हमें मार्केटिंग मार्कअप परसेंटेज निकालना था हम ऐसा निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कॉस्ट प्राइस पर यूनिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इंटू में 100। ऐसे करके हम मार्कअप विधि का निकाल सकते हैं। मतलब मार्कअप मेथड है क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो, कि जब हमारा उत्पाद की जो पर यूनिट कॉस्ट होती है उसके अंदर अगर हम जो हमें सेलिंग करेंगे जब हम उस प्रोडक्ट को, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, जो जितने में हम सेल करना चाहते हैं उसको भी जोड़ दिया जाता है। मान लो पहले जो वो प्रोडक्ट था वो $10 का था, बट हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, उसको बेचने में थोड़ा हमें वो लगेगा, हम उसको $15 में बेच रहे हैं, मतलब $5 का हमने मार्कअप कर लिया है कि हमने सुनिश्चित कर लिया है कि हम $5 तो कमाएंगे ही कमाएंगे। इसके लाभ और दोष पढ़ लेते हैं। इस विधि के लाभ और दोष क्या है, इस
इस विधि के वो भी सभी लाभ तथा दोष है जो लागत वर्धन या कॉस्ट प्लस विधि के हैं। तो इसके भी सारे के सारे वही वो लाभ और दोष है जो कि हमने अभी अभी किस में पढ़ा, कॉस्ट प्लस मेथड में पढ़ा। सो हम आगे वाले थर्ड पे चलते हैं, लक्षित प्रतिफल विधि। इस विधि में उत्पाद का उतना मूल्य निर्धारित किया जाता है जिससे विनियोजित पूंजी पर पूर्व निर्धारित प्रति इकाई लाभ अर्जित किया जा सके। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट को बनाया था उसके ऊपर जो भी लागत आई थी, तो पहला टारगेट तो उनका ये रहता है कि भाई जितने में हमने वो प्रोडक्ट बनाया था हमारे पास वो वाली राशि वापस आ जाए। तो टारगेट रिटर्न मेथड बोलते हैं। लक्ष्य प्रतिफल मूल्य निर्धारित करने के लिए 3 बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। कुल उत्पादन लागत, उत्पादन की प्रमापित मात्रा, ब्रेक इवन मात्रा अर्थात उत्पादन की वह मात्रा जो किसी विशिष्ट मूल्य पर कुल आय और कुल लागत को एक समान कर देती है। वह अनुमानित पूंजी को एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो लक्षित प्रतिफल के लिए मूल्य निर्धारित करने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है कि हम कैसे करते हैं। तो हमने क्या करा, प्रति इकाई में प्रत्यक्ष परिवर्तन से जो लागत होती है और प्लस कर देते हैं स्थायी लागत को, और फिर प्लस कर देता है अपेक्षित लाभ दर को, जो कि इक्वल टू होता है किसके, विनियोजित पूंजी के। तो मतलब सबसे पहले परिवर्तनशील लागत, मतलब हमें ले जाने में सारा कितना जो लगा होगा। फिर फिक्स कॉस्ट लगी होगी कि उसकी फिक्स कॉस्ट मतलब वो बना किस में था, एग्जैक्ट वो कितना कॉस्ट थी उसकी, वो उसके साथ हम कितना लाभ कमाना चाहते हैं वो प्लस करके। तो ये होता है टारगेट रिटर्न मेथड जो हमें चाहिए। इसे बोलते हैं लक्षित प्रतिफल विधि। सो आई होप आपको ये वाली विधि भी समझ में आई होगी। सो अभी तक हमने लागत आधारित विधि के तौर पर हमने उसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा कॉस्ट प्लस मेथड, फिर मार्कअप मेथड, फिर टारगेट रिटर्न मेथड। अब हम फोर्थ पे चलते हैं, सीमांत लागत मूल्य विधि। एक अतिरिक्त इकाई का निर्माण करने में जो लागत आती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसके ऊपर जो लागत आती है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इस विधि को अंशदान मूल्य भी कहते हैं। इस विधि में उस मूल्य पर माल के आदेश लिए जाते हैं जिससे उत्पाद की सभी परिवर्तनशील लागतों तथा स्थायी लागतों का कुछ भाग वसूल किया जा सके। मतलब जो मूल्य मूल्य पर माल के आदेश दिए जाते हैं जिसमें क्या होता है, जो भी परिवर्तनशील लागत लेके मतलब ले जाने आ जाने में, मतलब उनके ऊपर जो भी फिक्स कॉस्ट लगते हैं उसको वसूल किया जा सके। पहला टारगेट तो ये होता है इनका सीमांत लागत मूल्य विधि में। इसके दोष क्या है इस विधि के, इस विधि का अधिकाधिक उपयोग संस्था को हानि पहुंचा सकता है। ये बात भी सही, अगर हम कुछ ज़्यादा ही इस विधि का यूज़ कर रहे हैं तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। सदैव एक हो माल पर बेचने पर संस्था बंद भी करनी पड़ सकती है। मतलब एक ही माल बेचने पर संस्था क्या हो सकती है, बंद भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। इससे संस्था की ख्याति पर भी विशेष, मतलब उसकी गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा सीमांत लागत मूल्य विधि थी। इसके भी कुछ लाभ और दोष होते हैं। इस विधि का उपयोग वही किया जाता है जहाँ पर स्थापित उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है। इस विधि उस संस्था के लिए भी उपयोगी होती है जो अनेक उत्पादों का उत्पादन या विक्रय करती हो तथा उसके अन्य उत्पादों को अच्छे मूल्य लाभ पर बेचा जा रहा हो। जब संस्था अपने निजी ब्रांड का उपयोग कर रही हो तब भी सीमांत लागत मूल्य विधि का यूज़ किया जाता है। और जब नए उत्पादों को बाजार में प्रवेश कराना या जमाना हो तथा पश्चात में उनका मूल्य बढ़ाए जाने की संभावना हो तब इस विधि का यूज़ किया जाता है। और जब विक्रय लागतों में कमी की संभावना हो। सो आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा जिसमें हमने पढ़ा। अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, मूल्य निर्धारण की विभिन्न विधियों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले लागत आधारित विधियों के आधार पर हमने 4 विधियों को पढ़ा। लागत वर्धन विधि, कॉस्ट प्लस मैथड, जिसमें हम प्रोडक्ट के साथ उसकी कॉस्ट भी जोड़ देते हैं जो कि हमें चाहिए, जो कि हम चाहते हैं लाभ कमाना। सेकेंड है मार्कअप विधि, इसके अंदर भी हम वही करते हैं कि ये भी सेम उसी प्रकार है। इसमें हम सेलिंग का जो प्राइस है, मतलब जितने में हम सेल्स करेंगे, जो प्राइस हम चाहते हैं सेल करने में, वो ऐड कर देते हैं। लक्षित प्रतिफल विधि, इसमें वो है कि जो भी परिवर्तनशील लागत, इन सारी चीज़ों जो हम चाहते हैं लाभ अर्जित करना, वो जोड़ दिया जाता है। फिर लास्ट में सीमांत लागत मूल्य विधि। तो अब हम पढ़ रहे हैं मांग या बाजार आधारित विधियाँ। इसका सेकेंड का इसके आधार पर भी कुछ विधियाँ हैं। क्षमता अनुसार मूल्य विधि, इस विधि में उत्पादों का पहले से कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता है और ना ही मूल्य निर्धारण की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। विक्रेता उपभोक्ताओं को भुगतान
क्षमता को देखकर मूल्य निर्धारण करता है। विक्रेता वही मूल्य ले लेता है जो उपभोक्ता स्वेच्छा से देने को तैयार होता है। इस प्रकार की विधि में विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न मूल्य प्राप्त किया। जैसे कि हम कोई दुकान पे जाते हैं, जैसे कि कपड़ों की दुकान पर, वहाँ पर पहले से कोई डिसाइड नहीं होता, तो उसको बोलते हैं क्षमता अनुसार। मतलब और कस्टमर को देखकर आंका जाता है कि कस्टमर पसंद कर लेगा तो उसको उतने मूल्य में दे दिया जाता है। इस विधि के लाभ और उपयोगिता। इस विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थापित उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। यह विधि उस संस्था के लिए भी उपयोगी है जो अनेक उत्पादों का उत्पादन या विक्रय करती हो तथा उसके अनेक उत्पादों को अच्छे मूल्य या लाभ पर बेचा जा रहा हो। जब संस्था अपने निजी ब्रांड का उपयोग कर रही हो, वहाँ पर भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब नए उत्पादों को बाजार में प्रवेश कराना या जमाना हो और पश्चात में उनका मूल्य बढ़ाने जाने की संभावना हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। जब विक्रय लागतों में कमी की संभावना हो, जब उत्पादों की मांग का मौसम ना हो तथा कर्मचारियों की को सेवा में बनाए रखना, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा क्षमता अनुसार मूल्य वृद्धि, मतलब जिसमें उत्पादों का पहले से मूल्य कोई तैयार नहीं होता है। ये तो बल्कि अब सिचुएशन को देखकर देखा जाता है कि जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, वो उसके भुगतान करने की क्षमता कितनी है, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है। मतलब एज अ सेल्समैन वाला काम होता है। बाजार भेदन विधि, इसमें क्या होता है, यह विधि बाजार वेतन विधि में यह विधि नए बाजार को भेद कर उत्पादों को प्रवेश दिलाने वाली विधि है। इस विधि में पहले उत्पाद का उचित या कम मूल्य रखा जाता है ताकि उसको क्या किया जा सके, बाजार में इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो ये वाली विधि भी अच्छी है। इसको ये मांग या बाजार आधारित विधि है, जिसकी सेकंड विधि है, मतलब जिसमें क्या होता है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इस विधि का यूज़ किया जा सकता है कि ये मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट को थोड़ा हट के दिखाएंगे। मान लो सभी मार्केट में सारे प्रोडक्ट अलग अलग प्राइसेस के हैं, मतलब सेम प्राइसेस को, तो तुम मार्केट में अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप महंगा तो लॉन्च नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको थोड़ा कुछ अलग करके सस्ते दामों में करना पड़ेगा। फिर है थर्ड, उपयोगिता तथा अवबोधित मूल्य विधि। इस विधि के अनुसार उत्पाद मूल्य उतना ही रखा जाता है जितना उपभोक्ता उसकी उपयोगिता समझते हैं। इसमें मूल्य निर्धारण का आधार विक्रेता की लागत नहीं, वरन क्रेता को उस वस्तु के संबंध में उपयोगिता अवबोध होता है। मतलब इस विधि के अनुसार उत्पाद मूल्य उतना ही रखा जाएगा जितना उपभोक्ता की उपयोगिता समझता है। मान लो वो डिजर्व करना चाहिए, जो प्रोडक्ट उपभोक्ता खरीद रहा है, मतलब उसको उतनी उपयोगिता मिल रही होनी चाहिए उससे। तो ये थर्ड है। फोर्थ है जांच विपणन विधि, मतलब इसमें टेस्ट मार्केटिंग मेथड। इस विधि द्वारा मूल्य निर्धारण के लिए विभिन्न मूल्यों से उत्पाद जांच विपणन की जाती है। यह जांच विपणन कुछ नियंत्रित बाजार दशाओं में भी की जाती है। इस जांच विपणन के आधार पर एक मांग की अनुसूची बनाई जाती है। इस अनुसूची में जिस मूल्य पर सर्वाधिक विक्रय की मात्रा तथा आय प्राप्त होती है उसे ही मूल्य के रूप में चुन लिया जाता है। तो ये वाली विधि है हमारी फोर्थ। फिफ्थ है हमारी पूर्वानुमान विधि, फोरकास्टिंग मेथड। इस विधि में क्या होता है, इस विधि से मूल्य निर्धारण के लिए मांग के जो पिछले आंकड़ों के आधार पर भविष्य की मांग का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। पूर्व अनुमान के आधार पर एक मांग तालिका बनाई जाती है जिससे विभिन्न मूल्य स्तरों पर भावी मांग को, मतलब क्या होता है, हम पहले ये चेक करता है, जब उत्पादक कोई उत्पाद का निर्माण करता है तो वो पहले फ्यूचर में जाएगा, वो पहले पास्ट में जाएगा कि वहाँ पर देखेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे कैसे बिके थे, उनकी क्या क्या रेंज थी, क्या क्या प्राइस थे। फिर उसके आधार पर वो पहले ही हिसाब लगा ले कि भविष्य में कैसे कैसे होगा। तो इसको बोलते हैं पूर्व अनुमान विधि। तो अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड, लागत मांग आधारित विधि। थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी है और बड़ा है, बट पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। लागत मांग आधारित विधि के आधार पर इस विधि में उत्पाद के लागत तत्वों के साथ साथ मांग तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार इस विधि में लागत आधारित विधि और मांग आधारित विधि दोनों के दोषों को दूर किया जा सकता है। तो कॉस्ट डिमांड बेस्ड मैथड है ये। इसमें क्या होता है, लागत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और मांग को भी, ये दोनों जरूरी है। प्रथम अनुसूची संस्था के पिछले लागत आंकड़ों से बनाई जाती है। इसमें फर्म की स्थायी और परिवर्तनशील लागतों को दर्शाया जाता है। मतलब जो पहली जो सूची बनाई जाएगी वो देखा जाएगा कि पहले का पास्ट क्या था प्रोडक्ट के बारे में, उसकी लिस्ट बनाकर फिर तैयार किया जाता है। दूसरी अनुसूची मांग अनुसूची होती है। इसमें विभिन्न मूल्य स्तरों पर उपभोक्ता की मांग की मात्रा और प्राप्त होने वाली आय को दर्शाया जाता है। इसके पश्चात इन दोनों अनुसूचियों के आधार पर ब्रेक इवन विश्लेषण किया जाता है। ब्रेक इवन विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि विक्रय की कुल मात्रा तथा कुल आय में संतुलन किस विक्रय मूल्य पर हो सकता है। मतलब ये देखा जाएगा कि आय में और उसकी कुल मात्रा में कब संतुलन होगा। इसलिए मूल्य निर्धारण की इस विधि को ब्रेक इवन विधि भी
कहते हैं। इसके लाभ और दोष क्या है? मूल्य निर्धारण की ये विधि बहुत ही व्यवहारिक एवं उपयोगी है, किंतु यदि लागत और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो ये विधि उपयुक्त नहीं है। तो इस विधि का मेन टारगेट यही है कि जो लागत होती है और जो मांग होती है उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इस विधि का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा। सो आई होप आपको ये वाली विधि भी समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पर, प्रतिस्पर्धा आधारित विधियों के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर भी 2 ही विधियाँ हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले है विद्यमान दर मूल्य विधि, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। इसे ही प्रथागत या सम मूल्य विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत फर्म अपने उत्पाद का वही या लगभग वही मूल्य निर्धारित करती है जो प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के वैसे ही उत्पाद का होता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब फर्म अल्प अधिकार की स्थिति में होती है। उदाहरण स्टील, मतलब जब फर्म के पास वो सब चीज़ें नहीं होती, अल्प अधिकार की स्थिति में होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट आदि उद्योगों के मूल्य सभी प्रतिस्पर्धियों का लगभग क्या पाया जाए, समान ही पाया जाए। ऐसे प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए करना पड़ता है। तो ये हमारी प्रतिस्पर्धा आधारित विधि में विद्यमान दर मूल्य विधि है, जिसमें क्या होता है, एक जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो सभी के जैसा है, मतलब तुम्हारे प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके जो प्राइस कभी बढ़ते घटते नहीं है, सेम ही रहते हैं और ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं सबके। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसके लाभ पढ़ लेते हैं। ये विधि वहाँ अधिक उपयोगी और लाभप्रद है जहाँ उद्योग में भारी प्रतिस्पर्धा हो। जब उत्पाद की लागत का ठीक अनुमान करना कठिन हो तब भी ये विधि उपयोगी है। इसमें सभी फर्मों को उचित लाभ कमाने का अवसर मिलता है। इसके दोष क्या है इस विधि के? यह विधि मूल्य निर्धारण में लागत को ध्यान में नहीं रखते, मतलब जब प्राइस का डिसीजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, तब ये उसमें लागत को ध्यान में नहीं रखती। एक बार सम मूल्य नीति अपनाने के बाद उत्पाद के लिए भिन्न मूल्य रखना कठिन हो जाता है। मतलब जैसे मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि ये उत्पाद इतने में बिकेगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट इतने में बिक रहे हैं, फिर बाद में डिसाइड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्राइस को चेंज करना, क्योंकि क्या पता उपभोक्ताओं को पसंद ना आए और वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदे ना। अब है हमारी सीलबंद बोली या टेंडर मूल्य विधि। इस विधि में फर्म अपने उत्पादों का मूल्य अन्य फर्मों द्वारा लगाई जाने वाली सीलबंद बोली या टेंडर मूल्य को ध्यान में रखकर तय करते हैं। जब कोई संस्था किसी विशेष कार्य या ठेके को प्राप्त करना चाहती है तो वह उन अपने प्रतियोगिता के संभावित मूल्य से कम मूल्य को टेंडर भरती है। बहुत कम कीमत निर्धारित कर देने पर भी लागत वसूल नहीं होने की संभावना रहती है। अधिक कीमत निर्धारित कर देने पर ठेका हाथ से निकल जाने की संभावना रहती है। मतलब जैसे कि बोली लगाई जाती है, इसमें क्या होता है, टेंडर भर ले जाते हैं और फिर उसके ऊपर बोले अगर ज़्यादा कीमत लगाओगे तो फिर हाथ से वो मौका निकल सकता है। अतः इन दुविधाओं के बीच फर्म ऐसा मूल्य टेंडर में भरते जिससे अपेक्षित लाभ प्राप्त किया जा सके। इसे बोलते हैं सीलबंदी बोली या टेंडर मूल्य विधि, जिसमें हम बोली लगाई जाती है उत्पादों की, जिसमें कम मूल्य में मिल जाता है। अगर ज़्यादा बोली लगाएंगे तो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हाथ से छूट सकता है। ये जब कोई संस्था किसी विशेष कार्य ठेके को प्राप्त करना चाहती है तब इसका यूज़ किया जाता है। लाभ और उपयोगिता के क्या है? यह मूल्य विधि निम्नलिखित अवस्थाओं में अपनाई जाती है। जब संस्थागत उपभोक्ता या सरकार उत्पाद सेवा खरीद रही हो, जब कोई प्रतिस्पर्धी संस्था टेंडर भर रही हो तथा उस संस्था उचित मूल्य पर निर्धारित करने की स्थिति में हो, जब उत्पाद सेवा की लागत प्राइस स्थिर रहती है, मतलब उसकी लागतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तभी ये यूज़ होगी, क्योंकि उनको लाभ कमाना है, बोली लगाई जाती है तभी। जब उद्योग में मूल्य स्तर का उचित अनुमान लगाया जाता है। उसके दोष क्या है? लागतों की दृष्टि से उचित मूल्य निर्धारित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उचित मूल्य नहीं पता। जैसे कोई प्रोडक्ट इतना महंगा है बट हमें नहीं पता कि रियलिटी में जब हम बोली लगाएंगे कितना हो सकता हो। ये विधि बहुत ही जोखिम युक्त है तथा हानि की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसमें हम बोली लगा रहे हैं। प्रतिस्पर्धियों के मूल्य रचनाओं का सही अनुमान लगा पाने की दशा में ठेका फर्म के हाथ से निकल भी सकता है। अगर सही अनुमान नहीं लगाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से जा भी सकता है। तो हम एक और क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो कि हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ये हमारी यूनिट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी यूनिट। तो विभिन्न मूल्य नीतियों की संक्षिप्त में विवेचना करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे वेरियस पॉलिसीज ऑफ प्राइसिंग। मूल्य नीतियों के प्रकार। मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों को निश्चित कर लेने के पश्चात हमने ये पहले ये पढ़ लिया। अब मूल्य नीतियों पर विचार किया जाता है और ऐसी नीति को चुना जाता है जो उद्देश्यों के क्या हो, अनुरूप हो। कभी कभी व्यवसाय की रीतियाँ और उपभोक्ता की वरीयताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। मूल्य नीतियों में परिवर्तन बार बार नहीं लिया जाना चाहिए, परंतु उनकी समीक्षा अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे समय अनुसार बनी रहे और केवल संशय के उद्देश्यों की पूर्ति ही ना कर सके बल्कि विपणन स्थिति को मजबूत कर सके। मूल्य नीतियाँ कई प्रकार की होती है।
इसको हम 4 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहली है लोचशीलता के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इस आधार पर मूल्य नीतियाँ निम्न 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी है एक मूल्य नीति। इसमें क्या होता है, ये वह नीति है जिसमें सभी क्रेताओं से एक ही मूल्य वसूल किया जाता है और जो एक समय में एक मात्रा में और वस्तुओं को क्रय करते हैं। इसमें एक बार जो मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है वह दीर्घकाल तक चलते हैं, मतलब हमें चेंज नहीं करना है। विक्रेता इस नीति को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि सभी क्रेताओं से एक ही मूल्य वसूल किया जाता है तथा लाभ और बिक्री का पूर्व अनुमान ठीक प्रकार से लगाया जा सकता है। वस्तुओं के विक्रय में मोल भाव नहीं करना पड़ता, जिससे समय की बचत होती है और विक्रय व्यय में कमी होती है। साथ ही किसी ग्राहक को यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि संस्था ने उसके साथ अन्याय किया। तो ये वाली विधि भी अच्छी है। सेकंड है लचीली मूल्य नीति, फ्लैक्सिबल प्राइस पॉलिसी। इस नीति में भिन्न भिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल किए जाते हैं। यह मूल्य नीति विक्रेता और ग्राहक के मोल भाव करने की क्षमता, ग्राहक की देय क्षमता, ग्राहक की विक्रेता से संबंध और अन्य बहुत सी बातों पर निर्भर है। मतलब जैसे एक सेल्समैन रखा जाता है उस कंपनी में ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जज करता है कि ये उपभोक्ता इसकी कितनी क्षमता है, ये क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। अब हम पढ़ रहे हैं मूल्य स्तर के आधार पर। इस आधार पर 3 प्रकार की मूल्य नीतियाँ होती है। पहली है प्रतियोगिता मिलन नीति। इस नीति को अपनाने में मूल्य स्तर तथा प्रतियोगिता को ध्यान में रखा जाता है, जिसके अनुसार प्रतियोगी संस्थाओं की जो मूल्य नीति होती है उसी के अनुरूप मूल्य नीति अपनाई जाती है। यदि प्रतियोगी संस्थाएं मूल्य कम कर देती है तो इस नीति को भी अपने वाली संस्था भी अपने वस्तु का मूल्य कम, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर प्रतियोगिता का सामना करना है, उसके साथ कंपटीशन करना है, तो अगर वो प्राइस बढ़ा रहे तो तुम भी बढ़ा दो, वो घटा रहे तो तुम भी घटा दो। तो बाजार मूल्य के अधीन नीति, ये वे नीति है जिसमें एक व्यवसायी अपने मूल्य सदा ही उन मूल्यों से कम रखता है जो बाजार में लिए जा रहे होते हैं। इस नीति को अपनाने का उद्देश्य बाजार में प्रवेश करना और उसका क्या करना होता है, विस्तार करना। मतलब हमें बाजार में एंट्री लेनी होती है, तब इस विधि का यूज किया जाता है। बाजार मूल्यों से अधिक मूल्य नीति, इस नीति में अन्य प्रतियोगिता के मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारित किया जाते हैं। इस नीति को वह संस्थाएं अपनाती है जिन्होंने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ली है, मतलब जिनके पास एक ब्रांड है, जिनकी गुडविल है, मतलब जिनका नाम है, तो ये अपने प्राइस को ज़्यादा रख सकती है मार्केट के अंदर। फिर है विशेषता के आधार पर। इस आधार पर प्रमुख मूल्य नीतियाँ निम्न है। ललचाने वाली मूल्य नीति, यह वे नीति है जिसमें 2 वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, एक कम मूल्य वाली और दूसरी अधिक मूल्य वाली। विक्रेता द्वारा क्रेता को पहले कम मूल्य वाली वस्तु दिखाई जाती है और जब क्रेता उस वस्तु को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता है तो फिर उसे अधिक मूल्य वाली वस्तु दिखाई जाती है और कम मूल्य वाली वस्तु के दोषों को बताया जाता है। इस नीति में विक्रेता द्वारा पहले कम मूल्य वाली वस्तु को दिखाकर ललचाने का काम किया जाता है। तो ये वाली विधि ललचाते हैं लोगों को ताकि लोग खरीद ले। फिर है मूल्य रेखा नीति। इस नीति में वस्तु के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं कि 2 मूल्यों के बीच एक निश्चित अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक पेन बनाने वाली कंपनी अपने पेनों के मूल्य 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये रखती है। इसका अर्थ यह है कि वे 5 रुपये, 10 रुपये के बीच कोई पेन नहीं है और आगे भी यही स्थिति है। यदि कोई क्रेता पेन खरीदना चाहता है तो वह या तो 15 वाला पेन खरीदेगा या इसी क्रम से अधिक मूल्य वाला। यह नीति साधारण और आसानी से समझने योग्य है। 5 रुपये वाला पेन खरीदेगा या तो 10 रुपये वाला, ऐसे नहीं खरीदेगा कि 11 रुपये का, 12 रुपये का, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा बनाया ही नहीं जाता। एक क्रेता को ऐसे मूल्य वाली वस्तु को चुनने में अधिक समय नहीं लगता। पूरी पंक्ति मूल्य नीति, जब एक निर्माता अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाता है तो उसके लिए प्रत्येक वस्तु की स्थायी लागत ज्ञात करना कठिन होता है। अतः वस्तु का मूल्य उनकी मांग के अनुसार निर्धारित कर देता है, जिससे कुछ वस्तु के मूल्य बहुत अधिक और कुछ के मध्यम तथा कुछ के बहुत कम, मतलब एक सीरीज वाइज लगा देता है। कुछ प्रोडक्ट को ऐसे सेक्शन में डाल देता है जिससे वो महंगे लगते हैं, कुछ को मीडियम में, कुछ को उसमें उनकी क्वालिटी के आधार पर। फिर है नेता मूल्य नीति। एक निर्माता इस नीति में कुछ वस्तु को चुन लेता है और उनका मूल्य बहुत कम रखता है ताकि उनकी बिक्री बढ़ जाए तथा जनसाधारण को ये लगे कि उसके यहाँ कम मूल्य पर वस्तुएं मिलती हैं। तो इसे बोलते हैं लीड प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें ही पहले से ही चुन लिया जाता है, उसका मूल्य बहुत कम रख दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि ये कम मूल्य पे दी जा रही है। फिर मलाई उतारने वाली मूल्य नीति। इस नीति में मूल्य काल अधिक रखे जाते हैं और बाजार में अत्यधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इस नीति को सरलाई उतारने वाली नीति भी कहा जाता है। इस नीति की नई वस्तु से संबंध में अपनाई जाने वाली है और तब तक चलती रहती है जब तक प्रतियोगी संस्थाएं सामने नहीं आ जाती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर मूल्य कम कर दिया जाता है ताकि बाजार में, मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर कंपटीशन बढ़ गया है तो अपने मूल्य को कम कर दो, वापस एंट्री लो और बाजार में अत्यधिक लाभ कमाओ जब तक तो कोई नहीं आ रहा, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। तो इसे बोलते हैं मलाई उतारने वाली मूल्य नीति।
लाभ और उपयोगिता, ये मूल्य नीति निम्न दशाओं में लाभदायी रहती है: जब उत्पाद उत्तम गुणवत्ता का हो, जब उत्पाद की छवि अच्छी हो, जब उस मूल्य पर उत्पाद क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या अधिक हो, जब उत्पाद में कमी होने पर भी लागत में कोई विशेष वृद्धि ना होती, जब उत्पाद का पेटेंट करवा लिया गया, जब उत्पाद के स्थान पत्र या प्रतिस्पर्धी वस्तु के शीघ्र बाजार में आने की कोई संभावना ना हो, जब स्थान पत्र उत्पाद का मूल्य भी फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य से कम नहीं रखा जा सकता है। बाजार में छा जाने वाली मूल्य नीति, नई वस्तु को बाजार में अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने तथा उसकी मांग उत्पन्न करने के लिए जब उसका मूल्य कम रखा जाता है तो इसे बाजार में छा जाने वाली मूल्य नीति कहते हैं। मतलब प्राइस कम कर दो और ये मार्केट में छा जाती है, क्योंकि लोगों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। उपयोगिता, ये नीति निम्न दशाओं में लाभप्रद है: जब उच्च मूल्य पर उत्पाद की मांग उत्पन्न नहीं की जा सकती, जब उत्पाद के लिए बड़ा बाजार हो, जब उत्पाद की मांग लोचदार हो, जब अधिक बिक्री द्वारा विपणन लागतों में कमी लाना संभव हो, जब कम मूल्य में प्रतिस्पर्धी उत्पादों को बाजार से हटाया जा सकता हो। तो हम भौगोलिक स्थिति के आधार पर पढ़ लेते हैं। वस्तुओं को विक्रेता के स्थान से क्रेता के स्थान तक पहुंचाने में कुछ परिवहन व्यय होता है। तो सामान्यतः यह परिवहन व्यय क्रेता द्वारा वहन किए जाते हैं, परंतु यदि विक्रेता इन व्यय में योगदान देना चाहे तो दे सकता है। इस प्रकार परिवहन व्यय दोनों द्वारा भी बांटे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य मूल्य को इस प्रकार निर्धारित करना है ताकि परिवहन व्यय किसी खास स्थान तक विक्रेता द्वारा वहन किए जाए। मतलब इसमें भौगोलिक स्थिति देखी जाती है कि जब हम पहुँचा रहे हैं तो एकदम सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारी कुछ है, इसके अंदर हम 4 विधियों को पढ़ेंगे। एक समान सुप्रतिक मूल्य नीति, यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। इस मूल्य नीति में विक्रेता द्वारा सभी ग्राहकों को एक सम मूल्य लिया जाता है। इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि क्रेता देश के किस भाग से है, किस भाग से आदेश दिया। देश के किसी भी भाग से आदेश देने वाले एक ही मूल्य देना पड़ता है। तो ये वाली है, मतलब एक ही प्राइस रखा जाएगा। दूसरा है क्षेत्रीय सुप्रतिक मूल्य नीति। इस मूल्य नीति में ग्राहकों को उनके स्थान के अनुसार क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और जब एक ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के ग्राहकों से आदेश प्राप्त होते हैं तो उन सभी से एक ही मूल्य लिया जाता है और एक ही दर से माल के परिवहन व्यय चार्ज किए जाते हैं, परंतु विक्रेता द्वारा परिवहन व्यय का भुगतान विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विक्रेता ने पूरे उत्तर प्रदेश को एक क्षेत्र मान लिया तो विक्रेता स्वयं मेरठ में तो वाराणसी, आगरा, कानपुर आदि स्थानों के ग्राहकों से आदेश प्राप्त होने पर मूल्य निश्चित परिवहन व्यय लिया जाए। मतलब इसमें डिपेंड करता है कि एरियाज वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। अगर कोई उस राज्य में है तो उसके राज्य के हिसाब से उसका वो डिलीवरी का चार्जेस लिया जाता है। फिर उत्पादन केंद्र मूल्य नीति, अधिकांश संस्था द्वारा यही नीति अपनाई जाती है। इस मूल्य नीति को अपनाने वाली संस्था वस्तु की जो डिलीवरी है फैक्ट्री के दरवाजे या गोदाम पर करते हैं और वहां से गाड़ी में चढ़ाने और आगे ले जाने का वह क्रेता वहन करता है। इस प्रकार के मूल्य फैक्ट्री मूल्य कहलाते हैं। वस्तु को ले जाने का जोखिम क्रेता का होता है, ये सारी चीजें क्रेता देखेगा। फिर है हमारी किराया शोक मूल्य नीति। मूल्य निर्धारण की यह नीति जिसमें विक्रेता निर्माता कुछ किराए को अपने ऊपर ले लेता है, अर्थात वह उसे सहन करता है, इसलिए इस नीति को किराया शोक मूल्य नीति कहते हैं। मतलब जो विक्रेता होता है, जो सेल, वो क्या करता है, कुछ किराए को अपने ऊपर ले लेता है। यह नीति बाजार के विस्तार के समय अपनाई जाती है और विशेषकर उन क्रेताओं को लाभ देने के लिए जो प्रतियोगी संस्थाओं की क्या होती है, निकट होती है। इस मूल्य नीति का उद्देश्य अपने उत्पाद के बाजार को बढ़ाना होता है। इस नीति में एक अधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो जाता है तथा स्वास्थ्य और प्रतियोगिता को बल मिलता है, किंतु इस नीति से फर्म की विपणन प्रयासों में दोहरापन आ जाने की संभावना रहती है। तो हमने ये सारी विधियों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यूनिट 5 के। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप watching my videos and subscribe my channel and don't forget to hit the like button.